जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और भविष्य में बहुत अच्छा हो इसके लिए बहुत मेहनत भी आप सब लोग करते होंगे। और दोस्त हम लोग पहुंच चुके हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 25 पर। और आज हमने क्लास जो है वो 3:20 पर शेड्यूल कराई थी। टेलीग्राम पर भी हमने मैसेज डाल दिया। जिन साथियों के पास में हमारा अपना टेलीग्राम नहीं है या टेलीग्राम से जो ज्वाइन नहीं है तो वो इसको मतलब अपना जो टेलीग्राम है नवीन सर जीएस के नाम से उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पर हम अपडेट दे देते हैं आपको जो भी होती है। ओके, तो रियली सॉरी आज हमें आपकी क्लास एक मीटिंग के चलते लेट शेड्यूल करानी पड़ी। तो इसको शुरू करते हैं आज के सेट को। उससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 24 के 5 क्वेश्चन के आंसर आप सब लोग करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। डनहिल कप का संबंध किस खेल से है? किस खेल से होता है? डनहिल कप आपका गोल्फ से है, सर्किट कप, वाकर कप आपका ये सब गोल्फ से हैं। बुलसाई किससे संबंध रखता है? तो इसका संबंध है आपका शूटिंग से। किससे? शूटिंग से इसका संबंध है, शूटिंग से। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। ओके। देसाला प्रथा का जनक किसको, किस शासक के जन्म पे हो? शासक पूछा है तो शासक होगा अकबर। अदरवाइज व्यक्ति पूछता तो व्यक्ति कौन होता? तब टोडरमल हो जाता। कौन हो जाता? तब टोडरमल हो जाता। सेमांग जनजाति किस देश में निवास करती है? तो ये मलेशिया की है। कहाँ की है? मलेशिया की आपका ट्राइब है, आपका सेमांग जनजाति। एक बार स्कोर बताएंगे सारे साथी कितना स्कोर आया। तो स्कोर है बहुत सारे साथियों का, दिखाएं भाई। विशाल कुमार मौर्य 4 है, नवीन सर का शिष्य 4 है, आपका प्रांजलि शर्मा 4 पर हैं। आज ज़्यादा स्कोर 4 है, कोई दिक्कत नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। अंशुल जांगिड 4 पर हैं। कुछ साथियों का 5 स्कोर है। सनी का, सोल्जर चौहान 3 पर हैं, प्रदीप नैन 3 पर हैं। वेरी गुड। शुरू करें आज की क्लास को। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और आंसर करना। सबरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? हम आपको बहुत सारे उत्सव बता चुके थे, लेकिन कुछ चर्चित मेले जो हैं वो बाकी हैं। ठीक है, तो सबरी नारायण कहाँ पर है? आपका वेस्ट बंगाल में है क्या? या आपका झारखंड में या छत्तीसगढ़ में? याद रख लेना, ये भैया छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट होता है और छत्तीसगढ़ में ही लगता है आपका चंपारण मेला। क्योंकि ऑप्शन में बिहार आ गया तो चंपारण सत्याग्रह की वजह से आप उसको गलत कर सकते हैं। और याद रख लेना, ये सबरी नारायण मेला जो है ये भगवान राम को समर्पित है। किसको? भगवान श्री राम जी को ये क्या है? समर्पित है। ये बात याद रख लेना, भगवान राम को समर्पित है। याद रख लेना इस बात को। मुझे बताओ आप, भवनाथ मेला कहाँ पर लगता है? भवनाथ मेला कहाँ पर आयोजित होता है, जिसको भवनाथ महादेव मेला भी बोलते हैं? ये भैया जूनागढ़ के, जूनागढ़ आपका जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में ये लगता है। पौष मेला बताओ, पौष मेला कहाँ पर आयोजित होता है? पौष मेला, तो पौष मेला भैया वेस्ट बंगाल का है। माधवपुर मेला बताओ, बहुत चर्चित है, एसएससी ने सबसे ज़्यादा बार पूछा है। माधवपुर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो माधवपुर मेला जो कि कुल 5 दिन लगता है। कितने दिन? 5 दिन लगता है। ये गुजरात में आयोजित होता है। कहाँ पर? गुजरात में आयोजित होता है, याद रख लेना। मूंगफली आपका उत्सव बताओ कहाँ पर है, जो मेला के रूप में जाना जाता है? मूंगफली वहीं पर है जहाँ पर कैल पौध मनाया जाता है। तो कहाँ का है मूंगफली? आपका कर्नाटका का उत्सव है। कहाँ का? कर्नाटका में लगने वाला एक मेला है। सिंहस्थ मेला बताओ कहाँ पर लगता है? सिंहस्थ मेला, तो सिंहस्थ मेला लगता है आपका उज्जैन में, अर्थात एमपी में ये आयोजित होता है। कहाँ पर? उज्जैन अर्थात एमपी में ये आयोजित होता है। झीरी मेला बताओ कहाँ पर है? झीरी, झीरी फेयर कहाँ पर लगता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। और नलवारी, जिसको हम नलवाड़ी भी बोलते हैं, नलवारी आप सबको बताना है। नलवारी कहाँ का है? तो नलवारी है आपका हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। ये बहुत पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये भी पूछा गया कि जो सिंहस्थ मेला है वो किस नदी के किनारे लगता है? बता सकते हैं क्या? सिंहस्थ मेला उज्जैन में एमपी में जो है किस नदी के किनारे लगता है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। किसके किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे ये लगता है आपका, क्षिप्रा नदी के किनारे ये आयोजित होता है। आर मुथु कमनल, जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, किसकी एक नर्तकी हैं? तो गरबा, सादिर, रऊफ या छऊ से? तो क्या बोलेंगे भैया? सादिर। और सादिक नर्तक का मतलब किससे होता है? आपका भरतनाट्यम भी इसको हम कह सकते हैं। भरतनाट्यम भी इसको हम कह सकते हैं। और इसी सादर के लिए आपका नर्तकी नटराज मत भूलना। क्या? नर्तकी नटराज किस कैटेगरी में मिला था इनको? तो इनको कैटेगरी थी इनकी पद्मश्री। पद्मश्री 2019 क्यों चर्चित है? क्योंकि ये पहली ट्रांसजेंडर है। क्या है ये? ये पहली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। महिला नहीं बोलेंगे, ट्रांसजेंडर बोलेंगे, पहली ट्रांसजेंडर। ऐसे ही साथ ही कुछ आपका पद्म अवार्ड मिले हैं, जैसे रानी मछैया। रानी मछैया का संबंध किससे है बताओ? तो रानी मछैया का संबंध है उम्मट आर्ट से। किससे?
उम्मट आर्ट, और उम्मट आर्ट कहाँ का होता है? कौन करता है? जो नाटक करता है कोई, कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का है, क्योंकि ये बहुत चर्चित रही। आपका पद्मश्री मिला था इनको 2023 में। एक अर्जुन सिंह ध्रुवे हैं, बताओ जी। अर्जुन सिंह ध्रुवे जिनका बैगा से संबंधित है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये, बैगा नृत्य किस राज्य में होता है? अर्जुन सिंह ध्रुवे, क्या बोलोगे? अर्जुन सिंह ध्रुवे जो है आपका, इनका संबंध है आपका किससे? ये बेगा नृत्य से संबंध रखते हैं। किससे? बेगा। और मुझे बताओ बेगा कहाँ का नृत्य है? तो बेगा आपका एमपी का डांस है। किसका है? बेगा आपका एमपी का डांस है, और इनको मिला है पद्मश्री 2022। क्या मिला है? पद्मश्री 2022। अभी बहुत चर्चा में रहे दुर्गा चरण रणवीर, उनका संबंध बताओ किस डांस से है? दुर्गा चरण रणवीर, चरण वाले कहाँ पे बता रखे हैं मैंने आपको? चाहे कोई भी हो, कालीचरण पटनायक हो या केलूचरण हो, आपका जितने भी महापात्र हैं, इन सब का संबंध होता है ओडिसी से। किससे? ओडिसी से। क्यों ये पूछे जाने इंपॉर्टेंट है दुर्गा चरण रणवीर? क्योंकि इनको पद्मश्री मिला है 2025 में ही, 2025 में ही। इसी तरह से आपका साथी जतिन गोस्वामी, बताओ किससे संबंध रखते हैं? आगामी परीक्षाओं में यही नाम पूछे जाएंगे, जतिन गोस्वामी, क्योंकि इनको मिला है आपका पद्म भूषण, B4 भूषण। पद्म भूषण 2025 किससे संबंध है इनका? इनका संबंध है सत्रिया से। किससे? सत्रिया से इनका संबंध है। कुमुदनी लखिया का संबंध बताओ किससे है? कुमुदनी लखिया का संबंध बताओ किससे है? किस डांस से है? तो आप बोलोगे भैया कथक से है। क्यों चर्चित है? क्योंकि इनको मिला पद्म विभूषण 2025, और ये है आपका कथक से। कथक से अभी रिसेंट में पद्म भूषण मिला 2025 में शोभना चंद्र कुमार को, उनसे भी पूछा जा सकता है। क्या बोलोगे? शोभा चंद्र कुमार, इनका संबंध किससे है? याद रख लेना, इनको मिला है पद्म भूषण 2025। तो शोभना चंद्र कुमार का संबंध किससे है? तो शोभना चंद्र कुमार का है आपका भरतनाट्यम से। अब बताइए जरा, भरतनाट्यम किस राज्य का क्लासिकल डांस है? किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम? ये आपको बताना है। परफेक्ट आंसर आना चाहिए। तमिलनाडु का। फातिमा शेख को किस रूप में जाना जाता है? भारत की पहली महिला मुस्लिम उद्यमी के रूप में जाना जाता है? नहीं, भारत की पहली महिला चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। ये है आनंदी गोपाल जोशी। कौन है? आनंदी, आनंदी गोपाल जोशी हैं। आनंदी गोपाल जोशी ये भारत की पहली महिला चिकित्सक कही जाती हैं, फर्स्ट फीमेल डॉक्टर इनको कहते हैं। तो भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका हैं आपका फातिमा शेख। भारत की पहली महिला अभियंता कौन है बताओ? तो वो है सौम्याजुला ललिता। कौन? सौम्याजुला, सौम्याजुला ललिता जो है साथी, ये भारत की पहली महिला अभियंता है, यानी फर्स्ट फीमेल इंजीनियर है, फीमेल इंजीनियर है। आप मुझे बताओ प्रथम आईपीएस कौन है देश में? प्रथम आईपीएस या प्रथम महिला जिनको रमन मैग्से से मिला हुआ है, रमन मैग्से से पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला आईपीएस कौन है? तो वो है किरण बेदी। कौन है? पहली महिला आईपीएस थी इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाने वाली, किरण बेदी। यूएन महासभा में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? यूएन जो असेंबली है आपका, जनरल असेंबली, महासभा में पहली अध्यक्ष जो बनी महिला कौन सी थी? पहली अध्यक्षा तो वो थी आपका, सबको पता होना चाहिए, विजय लक्ष्मी पंडित। किसकी बहन थी? नेहरू जी की सिस्टर थी विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। ओके। प्रथम महिला बताओ जिनको अशोक चक्र मिला? प्रथम महिला जिनको साथी अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, अशोक चक्र से, अशोक चक्र जिनको मिला तो वो है नीरजा भनोट। कौन? नीरजा भनोट है आपका, नीरजा भनोट को दिया गया ये सम्मान, नीरजा भनोट को। मुझे बताओ साथी, आपका पहली महिला, प्रथम महिला जो कि रेल ड्राइवर बनी हो भारत में, प्रथम महिला जो रेल ड्राइवर बनी, तो रेल ड्राइवर सुरेखा यादव बनी थी। कौन बनी थी? सुरेखा शंकर यादव बनी थी, सुरेखा यादव, याद रख लीजिए। मुझे बताओ भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन है? पहली महिला टीचर कौन थी? क्योंकि ये तो नाम आ गया, पहली मुस्लिम शिक्षिका थी। तो प्रथम, अगर मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा तब क्या कहेंगे? भैया बहुत बढ़िया, प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज थी, ये कहा है दीपक गोस्वामी जी ने। बहुत शाबाश। तो क्या बोलेंगे? ज्योतिबा फूले जी का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? सावित्री बाई फूले। ज्योतिबा फूले नहीं दोस्त, ज्योतिबा फूले जी पर्सन मेल हैं वो, ठीक है। ज्योतिबा फूले, उनकी वाइफ जो थी आपका, क्या बोलोगे? सावित्री बाई फूले जी थी। कौन थी? सावित्री बाई फूले जी थी। अच्छा मुझे बताइए आप फटाफट से, जो आपका सुप्रीम कोर्ट में प्रथम न्यायाधीश कौन महिला थी? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश, ये बहुत कॉमन से क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। उन गलिल ओरुवन, वन अमंग यू निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? तो एम के स्टालिन। एम के स्टालिन कहाँ के मुख्यमंत्री हैं जी? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। कहाँ के? तमिलनाडु के। बासन राज बोम्बई पिनरई विजयन, इसमें आप मुझे बताओ अरविंद केजरीवाल की पुस्तक कौन सी है?
अरविंद केजरीवाल की बुक का नाम बताओ क्या है। अरविंद केजरीवाल ने कौन सी पुस्तक लिखी है। या पूछ लेगा किस लीडर की किताब है स्वराज। और हिंद स्वराज किसकी थी, जिसको एसएससी क्या नाम देता है, इंडियन होम रूल, वो महात्मा गांधी की है। किन की है, वो महात्मा गांधी की है। अरविंद केजरीवाल हो गए। मुझे बताओ योगी आदित्यनाथ की पुस्तक का क्या नाम है। योगी आदित्यनाथ की पुस्तक का क्या नाम है। तो योगी आदित्यनाथ की पुस्तक का नाम है आपका हठ योग। क्या बोलोगे, हठ योग किसकी है, वो योगी आदित्यनाथ की है। आप मुझे बताओ ममता बनर्जी की बुक का क्या नाम है। ममता बनर्जी की जो सबसे चर्चित किताब है, तो ममता बनर्जी की बुक है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। माई अनफॉरगेटेबल अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, अनफॉरगेटेबल एबल मेमोरीज, ये किसकी है, ये ममता बनर्जी की बुक है, ममता बनर्जी की। स्मृति ईरानी की किताब बताओ कौन सी है। स्मृति ईरानी, तो स्मृति ईरानी ने बुक लिखी है आपका लाल सलाम। कौन सी बुक लिखी है, लाल सलाम पुस्तक को लिखा है। लाल सलाम किस पुस्तक को लिखा है, लाल सलाम पुस्तक को लिखा है। और एसएससी इसको पूछ चुकी है, पिछले आपका सीएचएसएल में ही पूछा था, लाल सलाम किसकी बुक है, लाल सलाम। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय है। अखिल भारतीय शतरंज संघ, AICF बोलते हैं इसको, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। तो AICF कहाँ पर है, वो आपका साथी मुंबई में, नई दिल्ली नहीं जी। AICF ये आपका साथी नहीं, इनमें से किसी में नहीं, चेन्नई में है। एक ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा हमको, किसमें है ये आपका, ये साथी आपका चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर है, ये चेन्नई में स्थित है। चेन्नई इसका सही आंसर होगा, ठीक है, चेन्नई में। और नई दिल्ली जो द्वारिका है, नई दिल्ली जो द्वारिका है, द्वारिका में स्थित है किसका, फुटबॉल का, याद रख लेना। फुटबॉल के लिए जो संघ बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल के लिए बना था 1937 में, 1937 में। और AICF जो चेन्नई में बना था, ये बना था आपका 1951 में, 1951 में। आप मुझे बताओ BCCI की स्थापना कब हुई थी। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी। बीसीसीआई किसके लिए, क्रिकेट के लिए, बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई। बीसीसीआई बना था 1928 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, वानखेड़े में। और वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है, ये भैया आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। अच्छा मुझे बताओ जो हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी। हॉकी इंडिया जो बना हमारा, वो बना साथी आपका 2009 में। कहाँ पर, नई दिल्ली में बना, नई दिल्ली में स्थित है हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर, हॉकी इंडिया का। आपसे मैं पूछ लूं, जो भारतीय बैडमिंटन संघ है, जो इंडियन इंडियन बैडमिंटन फेडरेशन है, भारतीय बैडमिंटन संघ, ये कब बना था, या एसोसिएशन कब बना। भारतीय बैडमिंटन संघ बना था आपका 1934 में। कहाँ पर है, ये भी दोस्त आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। टेबल टेनिस संघ कब बना था भारत का। टेबल टेनिस संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो टेबल टेनिस संघ बना था 1926 में, नई दिल्ली में ही, नई दिल्ली में ही। अखिल भारतीय टेनिस संघ अलग हो जाएगा। अखिल भारतीय पूछ ले, ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन पूछ ले, ITF। अखिल भारतीय टेनिस संघ, तब 1926 आंसर मत देना, तब आपका आंसर आना चाहिए 1920। और है कहाँ पर, ये भी न्यू दिल्ली में ही है। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में ये भी स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। क्या बोलेंगे, बहुत बढ़िया, बोलो जी, कोई दिक्कत। सर बोलेंगे, सर प्रथम कलकत्ता अधिवेशन 1886 और 1906 में, आपने दोनों को बताया। बच्चे दोनों जगह पे हुए हैं कलकत्ता में, तो दोनों क्यों नहीं बताएंगे। अब प्रथम आप सोच लो, प्रथम आप सोच लो, 86 प्रथम होगा कि 96 प्रथम होगा, ये तो लॉजिक की बात है। बोलो भाई फटाफट से, बोलो जी, आगे आएंगे। 1992 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, 1992 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किसी भी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का झंडा फहराने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी। तो नीलिमा घोष थी उस समय पर क्या आपका, या PT उषा थी, क्या बोलोगे, या साइनी अब्राहम विल्सन। इन्होंने साथी आपका 1992 में, 1992 के हुए थे बार्सिलोना में ओलंपिक, कहाँ पर, बार्सिलोना में हुए थे, तो यही थी। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं, जो 1920 का एंटवर्प ओलंपिक था, उसमें साथी जो झंडा फहराया था वो किसने फहराया था, एंटवर्प ओलंपिक में। तो एंटवर्प ओलंपिक में जो झंडा फहराया था, वो फहराया था पुरमा बनर्जी ने। किसने, पुरमा बनर्जी ने उस झंडे को फहराया था। किसने, पुरमा बनर्जी ने। ठीक है, यहाँ पर बताओ मुझे फटाफट से, महिला ओलंपिक में कब से शामिल हुई थी। महिला ओलंपिक में किस वर्ष से शामिल हुई। महिला ओलंपिक में कब से साथी आपका शामिल हुई थी। तो पहला 1896 में हुआ, तब शामिल हुई थी क्या, नहीं, 1900 से शामिल हुई थी, 1900 शामिल हुई थी।
2024 का याद है जो पेरिस ओलंपिक था, उसमें बताओ भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थी? 2024 में आप सबको पता होना चाहिए पेरिस ओलंपिक हुआ, और पेरिस जो ओलंपिक था इसमें जो ध्वजवाहक थी, यानी कि जो फ्लैग बियरर थी आपका ध्वजवाहक, किस समय पर? आपका ओपनिंग सेरेमनी में। तो ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु थी, और इनके साथ में थे आपका शरत कमल, शरत अंचत कमल जिनको हम बोलेंगे। बताओ जी किस गेम से संबंध है शरत अंचत कमल का? और ध्वजवाहक आपका ये तो थे ओपनिंग में, किसमें? ओपनिंग, यानी कि आपका ओपनिंग से मतलब क्या होता है? जब आपका उद्घाटन हो। और आपका जब साथी समापन था तो वहां पर कौन थे? पीआर श्रीजेश थे। बताओ पीआर श्रीजेश किस गेम से संबंध रखते हैं? और साथ में मनु भाकर, इनका संबंध भी किस गेम से, ये भी आपको बताना है। तो शरद कमल किससे हैं? वो साथी आपका, बहुत बढ़िया जी, टेबल टेनिस से, टेबल टेनिस से। मुझे बताओ पीआर श्रीजेश का संबंध किस गेम से है? तो हॉकी से है। और मनु भाकर का संबंध किससे है? वो आपका शूटिंग से है। इस बार मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में कितने मेडल जीते थे? कितने मेडल? तो भैया जी 2 मेडल जीते थे। कितने? 2 मेडल जीते इन्होंने। कौन सा आईएसओ प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों से संबंधित है? आईएसओ हर किसी के लिए साथी गुणवत्ता का टैग दिया जाता है, इसको बोलते हैं आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड तय करने के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, जिसको क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन के लिए दिया जाता है आपका। तो कौन सा है पर्यावरण के लिए? तो पर्यावरण के लिए आपका 9001 है क्या? नहीं जी। 22,000 है क्या? 14,001 है, 14,001 है। 27,001 आता है आपका इंफॉर्मेशन, किसके लिए? आपका साथी सूचना प्रबंधन के लिए, यानी कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है, सूचना प्रबंधन। 22,000 किसके लिए दिया जाता है? तो 22,000 दिया जाता है फूड सिक्योरिटी के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए। और 9,001 ये साथी आपका क्वालिटी के लिए दिया जाता है। इसके लिए स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए, यानी कि मानक गुणवत्ता के लिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए इसको दिया जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं एनर्जी मैनेजमेंट के लिए कौन सा दिया जाता है? ऊर्जा प्रबंधन के लिए कौन सा आईएसओ दिया जाता है? तो ऊर्जा प्रबंधन के लिए आपका क्या बोलोगे? 50,001 है। अगर मैं आपसे पूछूं जोखिम प्रबंधन के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए कौन सा दिया जाता है? जोखिम प्रबंधन के लिए, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए कौन सा दिया जाता है? तो वहां पर दिया जाता है आपका 31,000। अच्छा 26,000 किसके लिए दिया जाता है? बताओ 26,000 किसके लिए दिया जाता है? तो ये आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए। किसके लिए? सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए, सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए ये दिया जाता है, सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए। कौन सा साथी? आपका आईएसओ प्रमाणन दिया जाता है, आईएसओ प्रमाणन दिया जाता है। भारत के ओलंपिक में मेडल लिखे हैं विवेक पवार जी ने, इनके लिए तालियां बजाई जाए, बहुत बढ़िया। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट है क्या? पहले तो डेनमार्क की कैपिटल मुझे आप बताओ, डेनमार्क की राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी है, इसकी जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन। कौन सी है? कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। और संसद का नाम क्या? पार्लियामेंट नहीं जी, इंडिया में पार्लियामेंट आता है नाम, इंडिया में आपका, कनाडा में पार्लियामेंट कहा जाता है। कहाँ पर कहते हैं? कनाडा में पार्लियामेंट बोलते हैं, यूके में पार्लियामेंट कहा जाता है। तो डेनमार्क, स्टोर्टिंग है क्या? स्टोर्टिंग है नॉर्वे की। अच्छा, आपने कभी सुना होगा नोबेल प्राइज पढ़े हैं? हाँ जी पढ़े हैं। तो नॉर्वे की जो संसद है स्टोर्टिंग, बताओ वो कौन से नोबेल पुरस्कार को प्रदान करने के लिए जानी जाती है, कि उसका चुनाव वही करती है। तो ये याद रख लेना, शांति का जो नोबेल होता है वो किस संसद द्वारा तय होता है? क्या? पीस प्राइज ऑफ नोबेल। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो आंसर आएगा भैया, नोबेल पुरस्कार जो है ना वो अब 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पहले कितने दिए जाते हैं? 5 में। छठा क्षेत्र था 1967 घोषणा 28 में देने के बाद 1969 में पहली बार दिया गया। किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। ओके, द नेशनल डाइट बोल देंगे डेनमार्क की संसद को? नहीं जी, डाइट है आपका जापान की। इसकी जापान की संसद का नाम है डाइट। तो क्या बोलोगे? डेनमार्क की है फोलकेटिंग, फोलकेटिंग। बांग्लादेश की बताओ आप मुझे, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? बांग्लादेश की जो संसद है उसका नाम है जातीय संसद। क्या है? जातीय, जातीय संसद उसका नाम है, जातीय संसद। आप मुझे बताओ अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम? अफगानिस्तान की है सोरा। क्या बोलोगे? सोरा। भूटान की संसद का नाम बताओ। भूटान की संसद का नाम है तशोंगडू। क्या है? तशोंगडू, बहुत पूछी जाती है, तशोंगडू है। इजराइल की संसद का नाम बताओ। इजराइल की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है आपका नेसेट। क्या है? नेसेट है। स्वीडन की संसद का नाम बताओ क्या है?
स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और इसकी संसद का नाम है रिक्सडॉग। क्या बोलोगे? रिक्सडॉग है। ईरान की संसद का नाम बता दो। ईरान की संसद का क्या नाम है? ईरान की संसद का नाम, तो ईरान की संसद का नाम है मजलिस। क्या बोलोगे? ईरान की आपका जो पार्लियामेंट है उसका नाम है मजलिस, ये आपको पता होना चाहिए, मजलिस नाम है, मजलिस। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे। आपने देखा है भारत के संविधान के प्रति आपका जब निष्ठा और साथ ही शपथ ली जाती है तो अक्सर आपने देखा होगा व्यक्तियों को शपथ लेते हुए, तो उस शपथ को किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है क्या? आप कहेंगे नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, पिडीमारी वेंकट सुब्बा राव ने। हाँ जी, एकदम से ठीक है, एकदम से ठीक है। पिंगली वेंकैया को किस लिए जाना जाता है? ये साथी आपका तिरंगा के डिजाइनर हैं। किसके? तिरंगा के, याद रख लेना, ये तिरंगा के आपका डिजाइनर थे, तिरंगा को इन्होंने डिजाइन किया था, डिजाइनर थे पिंगली वेंकैया। और पिडीमारी वेंकट सुब्बाराव जिन्होंने इस शपथ को लिखा था, तो पूछा जाता है इसकी भाषा, किस भाषा में इन्होंने इसको लिखा था? तो तेलुगु भाषा में लिखा था। किसमें? तेलुगु में लिखी थी 1962 में, 1962 में। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, 1962 में। निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय यात्री जहांगीर के शासनकाल में भारत आए और उन्होंने जहांगीर के शासनकाल का एक मूल्यवान विवरण दिया है, मतलब उसको डेस्क्राइब उन्होंने किया है? तो हॉकिंस आया था। हाँ जी, हॉकिंस आया। आपका कब आया था? 1608 में आया था। फिंच आया, विलियम फिंच। आप कहोगे हाँ जी भैया, विलियम फिंच भी आया था आपका, विलियम फिंच भी आया था। और आपका फ्रांसिस्को पेलसर्ट ये भी आया था। तो क्या आंसर बन जाएगा आपका? उत्तर उर्दिष्ट करिए। देखो, विलियम फिंच आया था एक, तो एक फिंच उसके टाइम पर भी आया था आपका, विलियम फिंच। एक आपका अकबर के टाइम पर भी आया था, ठीक है, अकबर के टाइम पर 15 उसका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, 1579 में तो आया था आपका आपका स्टीफन्स थॉमस आया था, ठीक है, स्टीफन्स थॉमस। 1583 में आया था एक आपका, उसका नाम क्या है? विलियम, आपका विलियम फिंच था, विलियम फिंच ही था। क्या बोलेंगे? सॉरी, विलियम फिंच नहीं यार, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, मुझे याद नहीं आ रहा। रॉल्फ फिंच था वो, रॉल्फ फिंच, अब याद आया। देखो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। जो रॉल्फ फिंच था ना वो अकबर के टाइम पर आया था। रॉल्फ फिंच किसके टाइम पर आया? अकबर के टाइम पर आया था। क्या बोलेंगे? अकबर के टाइम पर आया था। तो ये तीनों आए हैं आपका, और ये विलियम फिंच आया था आपका लगभग मतलब 1600 के करीब में आया था। और ये सारे के सारे 1600 का मतलब आप ये मत समझ लेना भैया उस टाइम तो आपका अकबर का था, तो जहांगीर के शासनकाल में वो आया, ठीक है, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में भी वो रहा था। एक जहांगीर के समय पर आया था टॉमस रो। टॉमस रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉमस रो किस वर्ष में आया था बताओ? टॉमस रो आया था आपका 1615 में, 1615 में, याद रख लेना। और जो आपका जहांगीर का मकबरा है वो कहाँ पर है बताओ? जहांगीर का जो मकबरा है, टॉम्ब ऑफ जहांगीर, ये कहाँ पर है? तो ये किस रिवर के किनारे, ये भी पूछा गया है। ये शाहदरा में, शाहदरा, क्या बोलोगे? शाहदरा में, ये आपका साथी लाहौर वाला शाहदरा बता रहा हूँ मैं, लाहौर वाला शाहदरा, ठीक है, कभी ये समझ लो, दिल्ली शाहदरा समझ लो, याद रख लेना। अच्छा मुझे बताओ, आपका महाराणा प्रताप जी का अकबर से संघर्ष था, तो 1576 से आपका हल्दीघाटी युद्ध से वो संघर्ष चलता रहा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जहांगीर ने जो आपका चित्तौड़ से संधि की थी वो किस वर्ष में की थी? जहांगीर ने जो चित्तौड़ संधि की वो किस वर्ष में की थी बताओ? जहांगीर की जो चित्तौड़ संधि हुई थी वो आपका बहुत लंबे संघर्ष के बाद में 1615 में, किस किस के बीच हुई थी चित्तौड़ संधि? ये आपका राणा अमर सिंह थे, अमर सिंह और साथ में आपका जहांगीर के मध्य ये हुई थी, जहांगीर के मध्य ये हुई थी। जहांगीर के बचपन का नाम बताओ? इसको सेखू बाबा बुलाया जाता था, इसको सलीम कहते थे, क्योंकि सलीम चिश्ती के कहते हैं कि उनके आशीर्वाद से अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आप मुझे बताओ जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? जहांगीर अकबर के बाद में बैठा, अकबर मैंने बताया 1556 से 1605, और जहांगीर का जो शासनकाल है वो रहा आपका 1605 से लेकर के 1627 तक। क्या बोलोगे? 1605 से 1627, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। जहांगीर ने और क्या क्या काम किए थे बताओ? जहांगीर के और कौन से काम है? एक तो जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। बताओ जहांगीर ने न्याय की जो जंजीर लगवाई वो कहाँ पर लगवाई थी? जो इसने न्याय की जंजीर लगवाई वो कहाँ पर लगवाई थी? तो न्याय की जंजीर इसने लगवाई थी आपका आगरा में। क्या बोलोगे? आगरा में। इसकी आत्मकथा का क्या नाम है जो इसने ऑटोबायोग्राफी अपनी लिखी थी? क्या बोलोगे? आत्मकथा का नाम है इसकी का आपका तुजुक ए जहांगीरी, या जहांगीर नामा बोलते हैं, तुजुक ए जहांगीरी। क्या बोलोगे? तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी? तो मुगलों की भाषा हुआ करती थी फारसी। क्या बोलोगे? फारसी इसकी भाषा होती थी। इसके काल को बताओ किसका स्वर्ण काल कहा जाता है? इसके समय पर सबसे ज्यादा क्या पनपा था? तो याद रख लेना, चित्रकला का स्वर्ण काल है इसका समय। क्या?
चित्रकला का क्या बोलोगे, स्वर्णकाल, यानी गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट एंड पेंटिंग इसको कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्णकाल। इसके समय पर जो एक चित्रकार था जिसको इसने नादिरुल अस्त्र का टाइटल दिया था, नादिरुल अस्त्र, नादिरुल अस्त्र उपाधि जो दी थी इसने, नादिरुल अस्त्र उपाधि, बताओ ये किसको दी थी, कौन वो चित्रकार था, उस चित्रकार का क्या नाम था? तो नादिरुल अस्त्र इसने कहा था मंसूर को, किसको? मंसूर को कहा था। और इसी मंसूर को इसने क्या बोलेंगे, नहीं मंसूर को नहीं, इसने आपका एक चित्रकार था इसके समय पर जिसको इसने आपका अपना दूत बना करके फारस भेजा था। बताओ कौन है, कौन सा इसका दूत था, कहाँ पर लिख सकते हैं इसका, बताओ। इसका दूत, इसका जो मैसेंजर बन करके आपका जो कहाँ पर गया था, फारस क्षेत्र में, ईरान वगैरह यहाँ सब गया था, तो उसका नाम है आपका बिसनदास, याद रख लेना। क्या? बिसनदास। कहाँ पर गया था दूत बना करके, ईरान किसको भेजा था, जहांगीर ने, तो बिसनदास को भेजा था। क्या बोलेंगे, बोलेंगे अभी फटाफट से, बिसनदास को भेजा था। जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की थी? जहांगीर की पत्नी हरखाबाई ने, मानबाई ने की थी, हाँ जी, ये मानसिंह की बहन थी। किसकी बहन थी? ये आपका साथी याद रख लेना, मानसिंह की बहन थी। किसकी बहन थी? और जोधाबाई की कौन थी? भतीजी थी। मानसिंह की बहन थी। बोलो जी, किसकी बहन थी? ये मानसिंह की बहन थी और जहांगीर की पहली पत्नी थी। क्या बोलोगे? इसकी नशे की आदतों से परेशान होकर के इसने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, एक जहांगीर की पत्नी कौन सी है जो सबसे चर्चित है, उसका नाम बताओ। जहांगीर की पत्नी जो सबसे ज्यादा चर्चित हुई, किस वर्ष में शादी हुई जहांगीर की, बताओ। जहांगीर की पत्नी का नाम याद रखना चाहिए आपको, किसका? नूरजहां का, नूरजहां। और नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरून निशा, मेहरून निशा। बताओ जी, बहुत बार पूछा गया है इसकी शादी किस वर्ष में हुई थी, तो याद रख लेना ये आपका 1611 में इसकी शादी हुई थी। 1611 में इसकी क्या हुई थी? शादी हुई थी। और ये एक विधवा थी, आप सबको पता होना चाहिए। नूरजहां किसकी विधवा थी? शेर अफगान की विधवा थी। और इससे एक बेटी भी थी उससे, शेर अफगान से, लाड मलिका, जिसकी शादी उसने अपने पुत्र शहरयार से करवा दी थी। किससे? शहरयार से करवा दी थी, शहरयार से उसकी शादी हुई थी। ठीक है, अच्छा, नूरजहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके पिता का नाम बताइए। इसके पिता का नाम क्या है? इसके पिता का नाम था एतमा उद्दौला। क्या? एतमा उद्दौला। और इसी की याद में क्या हुआ था? एतमा उद्दौला का मकबरा बना। एतमा उद्दौला, इसका मकबरा कहाँ पर है बताओ? एतमा उद्दौला का मकबरा, जिसको क्या बोला जाता है? इसको बेबी ताज भी कहा जाता है, इसको बेबी ताज भी कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो बेबी ताज है आपका, कहाँ पर स्थित है? ये आगरा में स्थित है। और ये पहली इमारत है जिसमें दो चीज़ों का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ था। एक तो सफ़ेद संगमरमर का, सबसे पहले, ताजमहल से भी पहले, क्योंकि इस समय तक तो ताजमहल था ही नहीं। सफ़ेद संगमरमर का पहला इस्तेमाल, क्या बोलोगे, भारत में। वाइट मार्बल का पहला इस्तेमाल वो इसी में हुआ। और साथ में याद रख लेना, एक आपका जो आपका ताजमहल है उस पर एक शैली का इस्तेमाल होता है। बताओ वो कौन सी शैली है? बहुत बार पूछा जाता है, कौन सी शैली? पित्रादुरा स्टाइल। क्या पूछेगा? यानी कि किसी भी पत्थर को फूलों बना करके, अलंकरण करके सजाना, पित्रादुरा शैली, उसमें उस तरह की आर्ट को उकेरना या संभालना। पित्रादुरी स्टाइल किससे संबंधित है? तो वो एतमा उद्दौला से। नूरजहां की माँ का क्या नाम था बताओ? नूरजहां की माँ का नाम था अशमत बेगम। क्या थी? अशमत बेगम। क्या किया था इसने? इसने बनाया था भैया गुलाब से इत्र। क्या बनाया था इसने? गुलाब से इत्र बनाया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नूरजहां की बहुत चलती थी शासन में। नूरजहां ने अपने, मतलब आपका जो मुगल काल था उसके समय पर एक गुट का निर्माण किया था। उस गुट का क्या नाम था? जुनता गुट। तो याद रखना इसके गुट का क्या नाम था आपका? तो याद रखना जुनता गुट का निर्माण, जुनता गुट का निर्माण, इसके नाम से सिक्के चले थे। जुनता गुट का निर्माण इसने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसने आपका मानसिंह ने, सॉरी मानसिंह बोल रहा हूँ, आपका मेहरुन्निसा ने। युवराज खुर्रम ने किस वर्ष में शाहजहां की उपाधि धारण की? देखो शाहजहां किसका बेटा है? जहांगीर। तो जहांगीर की मृत्यु हुई 1627 में, तो शाहजहां का शासनकाल कितना रहा बताओ? शाहजहां का जो शासनकाल रहा वो रहा 1627 से लेकर के 1658 तक। कितने तक? 1658 तक। ये शासनकाल आपसे पता होनी चाहिए, पूछूंगा किसी दिन। ओके, तो कब उसको शाहजहां की उपाधि मिली थी? 1615। बहुत सारे साथियों ने कहा नहीं जी 1617 में मिली थी। क्या बोलोगे? 1617 में। क्यों मिली थी? क्योंकि उसने जो आपका अहमदनगर का मलिक अंबर था वहां से संधि करने में सफलता प्राप्त की थी। अहमदनगर के मलिक अंबर को संधि करने को मजबूर कर दिया था। मलिक अंबर से संधि के कारण
अहमदनगर के मलिक अंबर से संधि के कारण इसको किसका शाहजहां की उपाधि मिली। तो फिर इसका नाम क्या था? खुर्रम इसका नाम था, खुर्रम। खुर्रम इसका नाम था। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी माता का क्या नाम था। पिता तो जानती हो आप, जहांगीर है। माता का नाम था जगत गोसाई। क्या था? जगत गोसाई, जिसको हम जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। दोनों अलग हैं, दोनों अलग हैं। एक अकबर की पत्नी है जोधाबाई, ये अलग है आपका, ठीक है। वो आमेर की थी, ये कहाँ की थी जोधाबाई, अब बता सकते हैं। इसकी वाइफ का नाम बहुत पूछा जाता है। वाइफ का नाम बताओ कौन है? शाहजहां की जो वाइफ है उसका नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। क्या? अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको इतिहास में किस नाम से जाना गया? इसको नाम दिया गया मुमताज महल। मुमताज, मुमताज महल के नाम से इसको जाना गया। मुमताज महल के नाम से, ये हमको पता होना चाहिए, मुमताज महल के नाम से, ठीक है। किसको? अर्जुमंद बानो बेगम को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? बोलो भी फटाफट से, बोलो भी फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से। तो क्या बोलेंगे आपका? आगरा से दिल्ली किसने राजधानी बनाई थी? तो वो बनाई थी शाहजहां ने, शाहजहां ने। दरअसल में पहले तो 1628 में तो आगरा को राजधानी बनाया था। 1628 में आगरा राजधानी इसने बनाई, आगरा, आगरा राजधानी बनाई। और इसको 10 वर्ष के बाद में 1638 में, 1638 में कहाँ पर बोलेंगे? 1638 में शाहजनाबाद के नाम से, शाहजनाबाद के नाम से, शाहजनाबाद के नाम से इसको बना दिया गया। शाहजनाबाद के नाम से किसको? दिल्ली को राजधानी बना दिया गया, दिल्ली को, ठीक है, दिल्ली को। अब आप मुझे बताओ शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था? तो जहांगीर का था 1605 से 1627, इसका था 1627 से, अभी तो बताया मैंने आपको, 1627 से 1658, अभी बता चुका था, सॉरी। 1658 से 1707 तक फिर आएगा आपका कौन? औरंगजेब। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि इसने अहमदनगर विजय कब हासिल की थी अपने कार्यकाल में? अहमदनगर विजय इसने कब हासिल की थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अहमदनगर विजय है उसकी 1633 में, ठीक है। और किसको हराया था अहमदनगर विजय में? फतेह खां को पराजित किया था। किसको? शासक था वहाँ का फतेह खां, फतेह खां को इसने क्या किया था? पराजित किया था। गोलकुंडा विजय कब की है? शाहजहां की दक्षिण में गोलकुंडा विजय को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। किस वर्ष की है गोलकुंडा विजय? 1636 की है। और इसी वर्ष 1636 में ही कर्नाटक के बीजापुर को जीता था, बीजापुर को जीता था, बीजापुर को। एक शाहजहां के साथी, शाहजहां के जो टाइम टाइम है उसको क्या बोलते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। इसके दरबारी कवि बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहजहां के जो साथी दरबारी कवि हैं उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है? उसके जो कोर्ट पोइट थे, एक तो उसमें आता है आपका लाहौरी का नाम। किसका? लाहौरी का नाम आता है, अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी को क्यों जाना जाता है बोलो फटाफट से? क्योंकि भैया इसने शाहजहां के समय की एक पुस्तक लिखी थी, पादशाहनामा। तो पादशाहनामा बुक किसकी है? पादशाहनामा बुक की रचना किसने की है? तो वो है उस्ताद हामिद लाहौरी। दूसरा पूछा जाएगा, इसके समय पर एक थे चंद्रभान, चंद्रभान ब्राह्मण। तो चंद्रभान ब्राह्मण ने शाहजहां के समय पर एक पुस्तक लिखी थी, चार चमन। एसएससी अपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछ चुका है चार चमन को, सीजीएल में। एक था आपका इसके समय पर संस्कृत का कवि था जगन्नाथ राय। उसको क्या टाइटल दिया था इसने बोलो? संस्कृत कवि जगन्नाथ राय। क्या नाम था? जगन्नाथ राय। जगन्नाथ राय को क्या टाइटल दिया था? तो जगन्नाथ राय को टाइटल दिया था आपका महाकवि राय। क्या? महाकवि राय का टाइटल दिया था, महाकवि राय का। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, लाल खां इसके समय पर एक दरबारी था, उसको क्या उपाधि दी थी? लाल खां को जो साथी टाइटल दिया था वो दिया था आपका गुण समुद्र। क्या? गुण समुद्र का टाइटल दिया था, गुण समुद्र का टाइटल दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। समुद्र के जैसे गुण, गुण समुद्र का टाइटल दिया था, गुण समुद्र का टाइटल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने लाहौर के शालीमार बाग को पूर्ण करवाया था? लाहौर के शालीमार बाग को एकदम ठीक आंसर दिया है नीरज साहनी जी, आपने, वेरी गुड, बहुत शानदार। गुण समुद्र आलोक कुमार जी, ठीक आंसर है। निम्नलिखित में से लाहौर के शालीमार बाग को देखो, उसको शुरू किसने करवाया था? जहांगीर ने। और उसका निर्माण कार्य जो पूर्ण करवाया वो शाहजहां ने करवाया। किसने? शाहजहां ने शुरू करवाया। और इसको शाहजहां ने, सॉरी, पूर्ण करवाया, शुरू करवाया था इसको जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने इसको शुरू करवाया था, याद रख लेना, ठीक है। जहांगीर ने इसको ये शुरू कराया था। जहांगीर के इस समय पर मुझे बताओ, शाहजहां के समय पर जो आदेश जारी होते थे वो कहाँ से होते थे? जहांगीर, सॉरी जहांगीर नाम ले रहा हूँ बार बार। शाहजहां के समय जो आदेश होते थे वो लागू होते थे शाहबुर्ज से, शाहबुर्ज से। और यही शाहबुर्ज है जहाँ पर क्या हुआ था? शाहजहां को कैद कर लिया गया था। शाहबुर्ज में क्या कर लिया गया था? शाहजहां को यहीं पर कैद किया गया था। किस वर्ष में कैद किया गया था बताओ?
शाहजहां को कैद किया गया था यहाँ पर, और इस कैद में इसका जीवन निकला था आपका 1658 से लेकर के 1666 तक। यानी कितने वर्ष? अंतिम 8 वर्ष। 8 वर्ष वो कहाँ पर रहा था? शाहबुर्ज में ही रहा था। 1666 में डेथ हुई थी। बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई उसका शासनकाल 1627 1658 है, तो वहीं पर उसकी डेथ हो गई होगी। नहीं, 1666 में उसकी डेथ हुई थी। ओके। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? शाह बुलंद इकबाल कौन था? वो आपका उसका पुत्र था आपका दारा सिकोह, इसका सबसे बड़ा बेटा था। इसी को ये साथी आपका गद्दी पर बिठाना चाहता था। दारा सिकोह को आपका, मुझे बताओ, एक क्वेश्चन पूछा, दारा सिकोह को लघु अकबर किसने कहा है? लघु अकबर, छोटा अकबर किसने कहा? तो इसको इतिहासकार हुआ आपका लैनपूल। कौन? लैनपूल ने इसको कहा है। किसने? लैनपूल, इतिहासकार लैनपूल ने। क्या क्या किया दारा सिकोह ने? एक तो 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। किस नाम से किया था? 52 उपनिषदों का जो इसने पर्शियन ट्रांसलेशन किया, जो पर्शियन ट्रांसलेशन था इसका, वो किस नाम से था? तो उस पर्शियन ट्रांसलेशन को कहा जाता है साथी सीर ए अकबर। क्या कहते हैं उसको? उसको सीर ए अकबर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सीर ए अकबर उसको कहा जाता है। एक साथी इसने एक बुक लिखी थी, एक बुक लिखी थी, इसकी बुक का नाम था मजमु उल बहरीन। मजमु उल बहरीन, ये दिल्ली पुलिस की फेवरेट बुक है, दिल्ली पुलिस हर बार पूछती है। मजमु उल बहरीन को किसने लिखा है? ठीक है। एक मुझे बताओ, इसका उपनाम क्या था रचना लिखते समय? उपनाम होता था इसका कादरी। क्या बोलोगे? कादरी इसका उपनाम होता था। और जो सिख गुरु इसके समर्थन में थे वो कौन थे? सिख गुरु। सिख गुरु जिनसे इसके संबंध थे अच्छे, तो वो संबंध थे आपका, क्या बोलोगे, गुरु हर राय। कौन थे? गुरु हर राय थे, गुरु हर राय थे। ओके। ये आपको पता होना चाहिए। सिखों के जो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव, उनकी हत्या किसने करवाई थी? तो वो हत्या करवाई थी आपका किसने? बोलो फटाफट से। जहांगीर ने। ठीक है, क्योंकि उसके पुत्र किसका साथ दिया था? उन्होंने उसके पुत्र खुसरो का साथ दिया था। और सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या किसने करवाई थी? तो वो करवाई है औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। ठीक है। तो दारा सिकोह को गद्दी पे बिठाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब ने गद्दी से उसको बैठने नहीं दिया। तो औरंगजेब ने युद्ध लड़े आपका। कौन कौन से युद्ध लड़े बताओ फटाफट से, कौन बताएगा? कौन कौन से युद्ध उसने लड़े थे? निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? देखो, साउथ में पोस्टिंग मिली थी आपका औरंगजेब को। औरंगजेब के नाम रिकॉर्ड है कि उसने 1636 से लेकर के 1644 तक, और फिर 1652 से लेकर 1657 तक, 1657 तक ये रहा था आपका साउथ का साथी सूबेदार। दक्षिण सूबेदार ने इसने, दक्षिण सूबेदार। और याद रखना, इसने दक्षिण में ही अपनी राजधानी बना ली थी। ठीक है। और फिर क्या करता है ये, बाद में दिल्ली के लिए, आपका दिल्ली के लिए रुख करता है। तो इसने कौन कौन से युद्ध लड़े थे? एक तो धर्मट इसने लड़ा था। धर्मट, धर्मट आपका कहाँ पर हुआ था? उज्जैन के निकट हुआ था। उज्जैन के निकट हुआ था। कब हुआ था? आपका 16 अप्रैल 1658। अप्रैल 1658 याद रख लेना। धर्मट के बाद में कौन सा युद्ध हुआ था? फिर सामूगढ़ हुआ था आपका आगरा में। कौन सा? सामूगढ़ हुआ था आगरा में। यहीं पर फिर शाहजहां को कैद कर लिया गया था। तो ये हुआ था आपका मई 1658 में, नेक्स्ट मंथ में। और सामूगढ़ के बाद में हुआ था देवराई। जब आपका दारा शिकोह भागा तो उसको अजमेर में पकड़ा जाके, अजमेर में। तो अजमेर में भी युद्ध हुआ आपका, और ये हुआ था 1659 में। तो तीनों युद्ध किस किस के बीच हुए ये मुझे बताओ फटाफट से। तीनों युद्ध, तो ये उत्तराधिकार के युद्ध कहलाते हैं। और दो भाइयों, किस किस के बीच में? औरंगजेब और दारा सिकोह के बाद में, दारा सिकोह के बीच में। औरंगजेब वर्सेज दारा सिकोह। और इसने क्या किया था? दारा सिकोह की गर्दन कटवा करके उसको थाली में रख करके उसके पिता, यानी कि जो उसको गद्दी पर बैठे देखना चाहता था, शाहजहां, उसके पास में भेज दिया था। शाहजहां के पास में उसको भेज दिया था। निम्नलिखित युद्धों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए कि भाई कौन सा युद्ध पहले हुआ है। तो आपको देखना है पहला युद्ध कौन सा हुआ, क्रम बनाना। तो सबसे बाद में धर्मट तो पहले हुआ, उसके बाद में सामूगढ़ हुआ, और बहादुरपुर और आपका खजुआ हुआ। खजुआ, देखो खजुआ सबसे बाद में हुआ, खजुआ। ठीक है। और खजुआ से पहले हुआ बहादुरपुर। क्या बोलेंगे? बहादुरपुर हुआ आपका। तो सबसे पहले तो बहादुरपुर ही हुआ है, क्योंकि बहादुरपुर आपका हुआ था 1658 में। क्रम है ये आपका, इसको बोलते हैं बहादुरपुर। हो गया आपका, क्या हो गया? बहादुरपुर हो गया। फिर आपका धर्मट हो गया, यहाँ पर धर्मट हो गया। और धर्मट के बाद में बहादुरपुर हो गया, धर्मट हो गया आपका। और फिर होगा इसमें सामूगढ़। क्या होगा? सामूगढ़। और फिर आपका खजुआ होगा। BDSK, ये याद रख लेना। क्या बोलोगे? BDSK, ऐसे याद रखना है। 2 1 4 3 हो जाएगा, 2 1 4 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद में हुआ था फिर देवराई। देवराई सबसे लास्ट में हुआ आपका 1659 में, 1659 में। आगे
औरंगजेब ने किसको साहिबजाद उज्जमानी की उपाधि धारण की थी? औरंगजेब ने किसको समाधि बोलेंगे आपका उपाधि दी? साहिबजाद उज्जमानी अपनी बेटी को दी थी। कौन से? उसकी बेटी क्या नाम है? जहान आरा। क्या बोले, सॉरी बेटी बोले, शाहजहां की बेटी, इसकी बहन लगेगी, औरंगजेब की बहन लगेगी। तो क्या बोलेंगे? जहान आरा। जहान आरा क्या थी? ये सबसे बड़ी थी इन बहनों में। क्या थी? सबसे बड़ी कौन थी? जहान आरा सबसे बड़ी थी। उसके छोटी फिर रोशन आरा थी, और उससे छोटी कौन थी? सबसे छोटी बहन कौन सी थी? सबसे छोटी वो गोहन आरा थी। सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन सी थी? गोहनारा। बताओ शाहजहां की सेवा उसकी किस बेटी ने की थी? शाहजहां के अंतिम दिनों में उसकी जो सेवा की वो किस बेटी ने की थी? क्या बोलेंगे? किस बेटी ने की थी? तो आप कहोगे भैया सब वो सबसे ज्यादा सेवा उसकी की थी जहानारा ने। क्या बोलोगे? जहानारा ने। उसने अपने पिता के लिए सब कुछ त्याग दिया था, सब कुछ त्याग दिया था। यहाँ पे बोलो औरंगजेब की पत्नी का नाम बताओ तुम मुझको। औरंगजेब की बीवी का नाम क्या था? औरंगजेब की बीवी का नाम क्या था? औरंगजेब की बीवी का नाम था दिलरास बानो बेगम। क्या बोलोगे? दिलरास बानो बेगम, जिसको क्या बोलते हैं हम और किस नाम से जानते हैं? रबिया उद्दुर्रानी के नाम से जानते हैं। क्या? रबिया उद्दुर्रानी। इसकी याद में क्या बनवाया था इसने? दरअसल में इसके बेटे आजम शाह ने बनवाया था उसको, उसकी जिद पर वो बना था। इसने कहा था मेरी भी मम्मी के लिए वही बनवाओ जो शाहजहां ने अपनी बहू के लिए बनवाया। तो क्या बोलेंगे? दिलरास बानो बेगम। इसकी याद में क्या बना था? इसकी याद में बना था आपका दक्षिण का ताजमहल, जिसको क्या बोला जाता है? बीबी का मकबरा। कहाँ पर है? बीबी का मकबरा कहाँ पर है? तो बीबी का मकबरा है आपका संभाजी नगर में। कहाँ पर? छत्रपति संभाजी की याद में, छत्रपति संभाजी महाराज जी की याद में संभाजी नगर महाराष्ट्र में ये स्थित है। किसने बनवाया था? याद रखना भी इसको, आजम शाह। आजम शाह कौन है? ये आपका आजम शाह, ये औरंगजेब का बेटा है। कौन है? इस औरंगजेब का ये पुत्र है। आजम शाह ने इसका, आजम शाह ने क्या कराया था? इसका निर्माण कराया था। और इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण का ताजमहल बोलते हैं। ताजमहल की नकली नकल इसको कहा जाता है। फोटो देखोगे साफ पता चल जाएगा यार, एकदम से नकली है, एकदम से नकली है। अच्छा, औरंगजेब की बीवी हो गई दिलरास बानो बेगम। एक साथी यहाँ पर औरंगजेब की एक बीवी का और जिक्र आता है, जो बीवी थी आपका, उसका नाम तो हम भूल गए अभी। क्या नाम आता है उसका? सॉरी। एक उसे उसे लिखिए आप, बैतुल उलूम। बैतुल उलूम किसने बनवाया था? बैतुल उलूम ये औरंगजेब की बेटी ने बनवाया था, जिसका नाम था बैतुल उलूम। क्या था? औरंगजेब के टाइम पर एक पुस्तकालय था, याद रखना। क्या था? एक लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी थी जिसको जैबुन निशा ने बनवाया था। किसने? जैबुन निशा ने। जैबुन निशा ने बनवाया। जैबुन निशा ने उसको बनवाया था। क्या बोलेंगे? जैबुन निशा ने उसको बनवाया। ठीक है, याद रख लेना। जजिया को इसने कब शुरू किया था? जजिया हमने बताया था, अकबर ने तो जजिया को खत्म कर दिया। अकबर ने कब खत्म किया? 1564 में। और इसने जजिया को क्या कर दिया था? पुनः शुरू कर दिया था, पुनः शुरू। किन पर लगता था जजिया? 1679 में इसने जजिया को शुरू कर दिया था, जजिया को। औरंगजेब साथी कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो औरंगजेब आपका याद रख लेना, वीणा। वीणा में कुशल था आपका, पूर्ण वीणा में कुशल था। इसी को, औरंगजेब को हम शाही दरवेश कहते हैं। शाही दरवेश, क्योंकि कोई पैसा वरसा खर्च नहीं करता था ये। शाही दरवेश कहा जाता है इसको। आलमगीर, आलमगीर इसको कहा जाता है। जिंदा पीर इसी को कहा जाता है। जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है? तो वो औरंगजेब को ही कहा जाता है। औरंगजेब का शासनकाल बताओ। 1658 से लेकर के 1707। और क्या हुआ था इसका? 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। क्या हुआ था? 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला कहाँ पर हुआ था? आगरा में कि दिल्ली में? तो पहले हुआ था इसका राज्याभिषेक आगरा में, और फिर दिल्ली में। एक पूछा जाता औरंगजेब के समय जो प्रमुख दीवान था वो कौन था? 31 वर्षों तक दीवान रहा था, ये बहुत चर्चित व्यक्ति है उस समय पे। क्या बोलोगे? अशद खान। क्या बोलोगे? अशद खान, अशद खान। और इसने क्या किया था? ज़्यादातर चीज़ों पे इसने रोक लगा दी थी। नृत्य पर, शराब पीने पर, आपका नौरोज उत्सव पर, जो जितनी भी मतलब उत्सव की चीज़ें थी उस सबको बंद कराया। और वो सब रोक किसने लगाई थी? सती प्रथा जैसी चीज़ों पर भी रोक लगाई औरंगजेब ने। जितनी भी कुरीतियाँ थी उन सबको रोकने के प्रयास किए थे। ठीक है, तो औरंगजेब ने इस सब पर रोक लगा दी थी। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? बोलो भी फटाफट से, सत्ता किसने संभाली थी? 13 जुलाई 1658, आगरा। विवेक पवार जी, बहुत गजब आंसर आपने दिया है। बोलो। तो औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई, तो सत्ता किसने संभाली? वो संभाली बहादुर शाह प्रथम ने। और ये रहा कब से कब तक? 1707 से 12 तक। और इसको बोलते हैं शाह ए बेखबर। क्या? शाह ए बेखबर। इसका भी कार्यकाल याद रख लेना, शाह ए बेखबर। ठीक है,
मोहम्मद शाह रंगीला को भी याद रखिए, इसका शासनकाल याद रखना 1719 से 48, इस समय पर सबसे लंबा इसी का था, तो इसलिए शासनकाल सबसे लंबा इसी का, तो इसको याद रखना है मोहम्मद शाह रंगीला को। और याद रखना वह कौन सा शासक था जिसने उर्दू को संरक्षण दिया था, उर्दू को संरक्षण किसने दिया था? क्योंकि मुझे बताओ जो मुगलों की भाषा थी वो कौन सी थी, मुगलों की भाषा कौन सी थी, सारे लोग आंसर करें फटाफट से। मुगलों की भाषा, तो आप कहेंगे इनकी राजकीय भाषा होती थी आपकी फारसी, सब फारसी होती थी, ठीक है। और इसने क्या कर दिया, उर्दू को संरक्षण दिया, तो ये सबसे अलग हो गया मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर ही क्या हुआ था 1739 में, 1739 में कौन आया था, नादिर शाह। मुझे बताओ नादिर शाह कहाँ से आया था? ये साथी आया था ईरान से, इसको बोलते थे ईरान का नेपोलियन। क्या ले गया भारत से, तख्ते ताउस, कोहिनूर, ये सब ले गया था, ये सब यहाँ से ले गया। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ पर है? जो आपका नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो साथी आपका चेन्नई में स्थित है। और कब बना था ये? आपका 2003 में स्थापना हुई। कब हुई? 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 2003 में, याद रख लेना। अगर मैं पूछूं जो भारत में, अगर जैव विविधता की हम बात करते हैं, बायोडायवर्सिटी की, तो भारत में साथी जैव विविधता के लिए कितने हॉट स्पॉट है बताओ? बायोडायवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए, जैव विविधता के लिए कितने हॉट स्पॉट है? क्या बोलोगे? बायोडाइवर्सिटी के लिए कितने हॉट स्पॉट भारत में हैं? तो हॉट स्पॉट भारत में है 4। कितने हैं? 4। कितने हॉट स्पॉट हैं? 4 हॉट स्पॉट है। कौन कौन सा? एक तो जो हिमालयन एरिया है, जो हिमालयी क्षेत्र है, कौन सा है? जो हिमालयी क्षेत्र है। एक वेस्ट बंगाल वाला सुंदरवन क्षेत्र है, कितना? सुंदरवन क्षेत्र, ये भी हॉट स्पॉट में आता है, सुंदरवन एरिया हो गया। एक साथी जो इंडो बर्मी रीजन है, जिसको हम इंडो बर्मा या इंडो म्यांमार क्षेत्र भी कहते हैं, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया आपका, ये तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। और चौथा है आपका आपका वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी और पूर्वी घाट, ये चौथा, ये क्या है? ये चौथा आपका सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, हॉट स्पॉट है, ये चौथा हॉट स्पॉट है। तो कितने हॉट स्पॉट है भारत में? 4 हॉट स्पॉट है। अगर मैं पूछूं भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है जैव आरक्षित क्षेत्र भारत में कितने हैं, बोलो? जैव आरक्षित क्षेत्र, किसी के जीवन को आरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्रों की संख्या है भारत में 18 है। कौन सा? बताओ सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर है, सबसे बड़ा बीएसआर, तो सबसे बड़ा बीएसआर कौन सा है? वो कच्छ है, कच्छ है, ठीक है। कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। बताओ कच्छ को किस जानवर के लिए जाना जाता है? तो वाइल्ड आस के लिए, जंगली गधे के लिए जाना जाता है। किसके लिए? जंगली गधे के लिए। सबसे सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है डिब्रूगढ़। कौन सा? डिब्रूगढ़। और डिब्रूगढ़ कहाँ पर स्थित है? डिब्रूगढ़ सेखोवा उसको बोलते हैं, असम में स्थित है। क्या बोलोगे? असम में। पूछ ले सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व किस वर्ष में चुना गया था? पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है नीलगिरी। क्या बोलोगे? वो है आपका नीलगिरी। क्या बोलोगे? नीलगिरी। नीलगिरी है आपका तमिलनाडु में। क्या बोलोगे? तमिलनाडु में। किस वर्ष में चिन्हित हुआ था? 1986 में। वो लोग कॉन्फिडेंस से हाथ उठा के बताइए जो बता सकते हैं। मैं किसी भी एक बायोस्फीयर रिजर्व का नाम लूं और वो बता देंगे कि भैया हम बता देंगे। किसी एक बायोस्फीयर रिजर्व का नाम हम लेंगे आपसे, तो हम आपसे नाम लेते हैं पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ पर है? पंचमढ़ी एक है, जैसे अचानकमार है छत्तीसगढ़ में आपका, तो पंचमढ़ी हम आपसे जानना चाहेंगे। कोल्ड डेजर्ट है, जैसे हिमाचल प्रदेश में बहुत पूछा जाता है। पंचमढ़ी कहाँ पर है? एमपी में है। कमाल कमाल कमाल, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे आए। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ जी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है क्या? मीथेन। आप बोलोगे भैया मीथेन जो है वो हमारा ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती। ग्रीन हाउस गैस क्या कर रही है? पूरी अर्थ का जो आपका औसत तापमान है उसको बढ़ा रही है, क्योंकि हम लोग जो आपका जितने भी आपका ऐसे पदार्थों को आपका क्या कर रहे हैं, ऐसे पदार्थों का उत्सर्जन हम कर रहे हैं जो आपका ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रही है, अर्थ के टेम्परेचर को। अच्छा, जहां पर हम बोलते हैं अर्थ का औसत तापमान कितना होता है, कितने डिग्री होता है बताओ? अर्थ का औसत तापमान, तो क्या बोलेंगे भैया? सॉरी, मेथेन लिख दिया मैंने। क्या बोलोगे? मेथेन तो होगी ना, आर्गन नहीं होगी ना। आर्गन, आर्गन अक्रिय गैस है। मेथेन, मैथिन तो होगी ना। तो ये तीनों होंगी। और तीनों के अलावा अगर हम बात करें, ओजोन है या नहीं है? ओजोन O3 है या नहीं है? बिल्कुल है, O3। अगर हम आपसे बात करें नाइट्रस ऑक्साइड है या नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्या बोलोगे? जी भैया, नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी होती है, N2O भी होती है। वाटर वेपर की बात करें, जल वाष्प की बात करें, वाटर वेपर की, वह भी होती है, वह भी होती है। अच्छा, यहाँ पर फटाफट से बताओ,
ओजोन से याद आएगा, ओजोन परत हमने आपको बताई थी, उसको किससे मेजर करेंगे, तो डाब्सन इकाई से मेजर करते हैं। किससे? डाब्सन इकाई से। ओजोन परत की मोटाई जो होती है, ओजोन परत की जो माप होती है, ओजोन ओजोन परत की जो माप होगी वो किससे मापी जाती है, तो डाब्सन इकाई से मापी जाती है। किससे? डाब्सन यूनिट होती है। क्या होती है? डाब्सन यूनिट होती है। डाब्सन यूनिट होती है ओजोन परत। अगर मैं आपसे पूछूं ओजोन परत जो है आपका, ओजोन ओजोन एक आप जानते होंगे, ओजोन परत जो है आपका, उसमें क्या हो गया है, एक ओजोन होल हो गया है, ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र नाम सुना है? हाँ जी। कि भैया अब आपका हम लोग इतनी गैसों को उत्सर्जित कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर हुआ ओजोन छिद्र आपका? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर ज़्यादा स्पष्ट है। ये कहाँ पर स्पष्ट है? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर। अच्छा, जितनी भी ये ओजोन परत है ये हमको किस चीज़ से बचाती है, तो ये आपका यूवी लाइट से बचाती है। किससे? यूवी लाइट से। जितनी भी पराबैंगनी किरणें हैं जो नुकसान पहुंचाएंगी बॉडी को, उनसे क्या करती है, ये हमको बचाती है। ठीक है। अभी हाल ही में 2025 में एक डेटा जारी हुआ कि भारत में जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है वो बढ़ा है या घटा है, बताओ फटाफट से। बढ़ा है या घटा है, बोलो भी फटाफट से। तो क्या बोलेंगे, ये जो आपका ओजोन परत है, ओजोन परत है, 2025 में एक डेटा जारी हुआ। उस डेटा के अकॉर्डिंग क्या है आपका, तो ग्रीन हाउस जो है भारत में, ग्रीन हाउस उत्सर्जन जो है वो घटा है, याद रख लेना, घटा है। भारतीय उसके लिए काम कर रहे हैं और वो 7.93% घटा है। ठीक है, 7.93% घटा है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। आपका आप लोगों ने देखा होगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर, आपका ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बहुत सारे लोग मतलब समझा रहे हैं लोगों को। जैसे आपने देखा होगा अक्सर, आपका आप आचार्य प्रशांत जी को देखिए, उन्होंने कितना मतलब क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपका, अगर हम बात करें कि मतलब कि जो भी चीज़ें हैं इस अर्थ को बचाने के लिए, उन चीज़ों पर वो बात कर रहे हैं, तो अवेयरनेस आती है और उस अवेयरनेस की वजह से बहुत सारे जो प्रोग्राम बाकी के भी चल रहे हैं, बाकी सभी लोग जो प्रयास कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, वो उत्सर्जन कम हुआ है, उत्सर्जन कम हुआ है। आगे आएंगे। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? इसमें सरकारों का योगदान भी है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये भी ठीक था। आगे बताएंगे, सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? टेमान सेक है, म्यांमार है, सिलोन है, बोहीमिया है, बोहीमिया। तो क्या है? टेमान सेक है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? म्यांमार का पुराना नाम होता था बर्मा। आपको पता होगा बर्मा भारत से कब अलग हुआ? 1935 के अधिनियम से 1937 में अलग हुआ। सिलोन किसका नाम है? ये श्रीलंका का नाम है। किसका नाम है? सिलोन, ये श्रीलंका का नाम है, श्रीलंका का। अच्छा मुझे बताओ, श्याम नाम किसका था? सियाम नाम से किसको जाना जाता था? थाईलैंड को जाना जाता था। थाईलैंड को, किसको? थाईलैंड को जाना जाता था। फार्मोसा के नाम से बताओ, प्राचीन नाम जो था फार्मोसा किस देश का था? फार्मोसा, तो फार्मोसा नाम था ताइवान का। किसका? ताइवान का। हॉलैंड, हॉलैंड बताओ, हॉलैंड के नाम से किसको जाना जाता था? हॉलैंड, जहाँ के निवासियों को हम डच बोलते थे, जो भारत में भी आए, तो अभी नाम क्या है उनका? नीदरलैंड उनको कहते हैं, नीदरलैंड को। फ्रेंच सूडान किस देश को कहा जाता था? फ्रेंच सूडान, तो फ्रेंच सूडान कहा जाता था आपका, फ्रेंच सूडान आपका, ये कहा जाता था माली को, माली जिसकी राजधानी है बमाको, बमाको। अच्छा, पुराना नाम होता था तुर्की, और तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? तो उसका नाम हो गया है तुर्की ए। क्या हो गया है? तुर्की ए हो गया, तुर्की ए। पोर्ट ब्लेयर आपने देखा था, पहले पोर्ट ब्लेयर बोलते थे, अंडमान निकोबार में जो था पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम क्या हो गया है आपका? श्री विजयपुरम हो गया है। क्या नाम हो गया है? श्री विजयपुरम उसका नाम हो गया, श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम उसका नाम हो गया। ये वर्तमान में है, कभी इसको पुराना मान लो। श्री विजयपुरम ये वर्तमान में है, कभी पुराना मानो इसको, क्योंकि ये ज़्यादा प्रचलन में होगा, आपकी आदत में ज़्यादा होगा। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर होगा। ओके, पोर्ट ब्लेयर होगा। नेक्स्ट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई की सदियों में विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। जीआई कहाँ से संबंधित है? जीआई देखो, सबसे पहले इसमें याद रख लेना, जो जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक एक्ट आया था, तो वो एक्ट कब आया था? एक्ट आया था 1999 में। और ये जीआई एक्ट जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ था आपका 2003 में। और पहली बार जो टैग मिला था आपका, प्रथम प्रथम बार जो टैग मिला था, वो दार्जिलिंग चाय को मिला था। किसको? दार्जिलिंग चाय को मिला था। और दार्जिलिंग चाय को ये टैग जो मिला था, ये मिला था 2004-05 वाले सेशन में, 2004-05 वाले सेशन में। आप मुझे बता सकते हैं सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस स्टेट के पास में है? सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस स्टेट के पास में है? सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये किसके पास में है? यूपी के पास में है। कितने टैग हैं यूपी के पास में? 77 टैग हैं। कितने हैं? 77 टैग हैं। अच्छा मुझे बताओ, जीआई टैग का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है?
कहाँ से दिए जाते हैं? जीआई टैग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? हेडक्वार्टर ऑफ जीआई टैग, तो ये मुख्यालय है चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में। इसकी टैग लाइन क्या है बताओ? जीआई टैग की जो टैग लाइन है वो क्या है? तो क्योंकि भारत में पहचान करनी है उन चीज़ों की, तो क्या बोलते हैं इसको? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। अतुल्य भारत की अतुल्य भारत की अमूल्य निधि इसको कहा जाता है। किसको? इसकी टैग लाइन को अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। क्या किसकी टैग लाइन है? जीआई टैग की टैग लाइन है। क्या? जीआई टैग। मुझे बताओ, जीआई टैग जो दिया जाता है वो कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? कितने वर्षों के लिए दिया जाता है जीआई टैग? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। 10 वर्ष के लिए होता है। कितने के लिए? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। और अक्सर जब रिसेंट में कभी पढ़े ना, बहुत लंबा दूर का मत याद किया करो, सारे शुरू के याद किया करो। रिसेंट में जब आप एग्जाम देने आ रहे हो तो करंट अफेयर्स का वो देख लिया करो। अभी रिसेंट में जीआई टैग जिनको मिला हो तो उनके आने के चांसेस होते हैं, उसका नाम दे के पूछ लेगा इसका संबंध किसी स्टेट से है। ओके, आगे आएंगे। एक समतल दर्पण के लिए छवि क्या होती है? समतल दर्पण प्लेन मिरर है तो उसमें तो वर्चुअल और लेटरल बनेगी। क्या बनेगी आपका? इसमें बनती है आभासी और पार्श्व उल्टी बन जाएगी। आभासी और पार्श्व उल्टी बन जाएगी आपका। दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? जो साथी आपका क्या पूछ रहा है? फोकल लेंथ के बारे में बात कर रहा है। तो फोकल लेंथ क्या होती है? 1/f बराबर होती है 1/v प्लस 1/u होती है दर्पण सूत्र से, जिसको हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। तो क्या बन जाएगा? 1/f बराबर v इंटू यू और बन जाएगा v प्लस यू। तो f बराबर क्या हो जाएगा? v इंटू यू बटे v प्लस यू बन जाएगा। v प्लस यू बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? फोकस दूरी होता है। और ये अगर हम बात करें आपका अवतल के लिए कैसी होगी हमेशा? अगर हम बात करें आपसे अवतल के लिए, ये कैसी हो जाएगी? फटाफट से आंसर करो। तो अवतल के लिए होती है नेगेटिव। क्या होती है? अवतल के लिए हमेशा नेगेटिव होगी। और अगर उत्तल की बात करें, हम किसकी बात करें? उत्तल की बात करें, कॉन्वेक्स की बात करें, तो ये कैसी हो जाएगी आपका? पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव हो जाती है, ये बात याद रखना, यानी धनात्मक होगी हमेशा। तो क्या आंसर हो जाएगा? वी प्लस यू, वी इंटू यू हो जाएगा। वी इंटू यू बटे वी प्लस यू है कहीं पर? वी यू वी बटे यू प्लस वी एकदम से सही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जल की कठोरता का उपयोग किस में दूर की जाती है? जल की कठोरता आपको पता होना चाहिए। जल में जो साथी आपका हार्डनेस होती हैं, दो तरह की होती हैं। एक तो अस्थाई होती हैं। अस्थाई, अस्थाई का मतलब ही क्या है आपका? जो नॉन परमानेंट हो। और एक होती हैं स्थाई, जो कि परमानेंट होती हैं। परमानेंट होती हैं। देखो, जब भी अस्थाई कठोरता की बात आएगी तो वो आएगी कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स की वजह से। कार्बोनेट्स की वजह से अस्थाई है, तो यानी कि ज़्यादा हार्ड नहीं है। और इसको कैसे दूर किया जाता है? उबाल लो पानी को। क्या? उबाल कर दूर कर सकते हैं इसको। इसके लिए एक मेथड आता है क्लार्क मेथड। क्लार्क विधि से भी हम इसको दूर कर सकते हैं, क्लार्क विधि से। लेकिन स्थायी कठोरता मतलब जो आसानी से दूर नहीं होगी। तो स्थायी कठोरता किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट्स की वजह से होती है। बाई कार्बोनेट की वजह से, बाई कार्बोनेट के कारण होती है। ठीक है, इनकी वजह से होती है। तो इसके लिए तो फिर मेथड लगाने पड़ते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? एक आपका परम्यूटेट विधि होती है। क्या होती है? परमुटेट भी बोलते हैं उसको। परमुटेट विधि होती है, परमुटेट मेथड होता है। एक इसमें होता है आपका कैलगोन प्रोसेस। क्या होता है? कैलगोन विधि होती है, यानी कैलगोन विधि, कैलगोन प्रोसेस होता है, उससे भी स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। कार्बोनेट के नाम से जानते होगे ना, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये आदि कारण होते हैं। तो किससे दूर करेंगे? अब पूछ रहा जल की कठोरता, तो जल की कठोरता आपका सिरका से दूर करेंगे क्या? ये आपका पीओपी से, भैया धावन सोडा से हो जाएगा। धावन सोडा से हो जाएगा। ठीक है, धावन सोडा बोले तो धावन सोडा क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, ये धावन सोडा होता है। और एक आपका ईटिंग सोडा होता है, खाने का सोडा, उसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है? खाने का सोडा, उसका क्या सूत्र होता है? तो खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। क्या होता है? ये होता है आपका सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। फॉर्मूले बताएंगे एक दिन जो इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन और श्वसन दर में एक साथ बढ़ने होती है? मतलब सांसें तेज तेज चलने लग जाए, धक धक ज़्यादा होने लग जाए, तो ये होता है एड्रेनल की वजह से। किसकी वजह से? एड्रेनलाइन की वजह से। और ये क्या होता है? इसी को बोलते हैं लडो और उडो हार्मोन। क्या बोलोगे? फाइट एंड फ्लाइन। लडो और उडो हार्मोन। ठीक है, लडो और उडो हार्मोन। ये आपका अंतिम समय में आपको ताकत देता है, यानी जब कभी भी आपातकाल की स्थिति होगी, इमरजेंसी की स्थिति होगी, आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन में हमेशा यही रिलीज होगा, यही रिलीज होता है, यही रिलीज होता है। भूख के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है बताओ? भूख के लिए
भूख के लिए, हंगर के लिए कौन सा हार्मोन है? भूख के लिए कौन सा हार्मोन होता है? तो भूख के लिए होता है आपका ग्रेलिन। क्या होता है? ग्रेलिन हार्मोन होता है, भूख के लिए उत्तरदायी है। रिस्पॉन्सिबल फॉर हंगर, रिस्पॉन्सिबल फॉर हंगर। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है बताओ? महिला जो साथी सेक्स हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? तो महिला सेक्स हार्मोन होता है आपका एस्ट्रोजन। क्या होता है? वो होता है आपका एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन। और मेल हार्मोन कौन सा होता है बताओ? जो साथी आपका जो पुरुष सेक्स हार्मोन होता है, पुरुष सेक्स हार्मोन, उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है आपका टेस्टिस्टोरिन। क्या बोलते हैं? टेस्टिस्टोरिन कहा जाता है, टेस्टिस्टोरिन कहा उसको जाता है। ठीक है, ये याद रख लेना। अच्छा, यहीं पर अगर हम बात करें आपसे, एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये किस काम आता है बताओ? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या कार्य होता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन ही है जो शिशु के जन्म होने के बाद में दूध की प्रक्रिया के लिए उत्तेजन करता है। यानी कि क्या बोलेंगे? आपका दूध दूध उत्पन्न करने के लिए, ताकि क्योंकि बच्चा स्तनपान करेगा ना, दूध उत्पन्न करने के लिए, दूध उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। मिल्क, मिल्क से इसका संबंध है। ओके। निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? उसमें गर्भाशय होता है जहां पर गर्भ धारण होता है, अंडाशय होता है जहां पर आपका ओवरीज, हाँ बिल्कुल होगा, आपका फैलोपियन ट्यूब होता है, हाँ जी, लेकिन यूरेथ्रा नहीं होता। यूरेथ्रा कहाँ पर होता है? ये पुरुषों में होता है। क्या बोलेंगे? ये भैया आपका पुरुष जो नर प्रजनन तंत्र होता है, ठीक है, जो मेल बॉडी होती है उसमें ये होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, जैसे गर्भाशय में बच्चा होता है, जो बच्चा होता है याद रख लेना, गर्भ में जो बच्चा है, ऐसे लिख सकते हैं, गर्भ में जो बच्चा है उसको भी न्यूट्रिशंस मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? उसको जो पोषक तत्व मिलते हैं वो किस ट्यूब के माध्यम से मिलते हैं, जो जन्म के बाद में फिर उसकी मृत्यु हो जाती है? तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं उसको? प्लेसेंटा। पोषक तत्व जो मिलते हैं वो प्लेसेंटा के माध्यम से मिलते हैं। किसके माध्यम से? प्लेसेंटा के माध्यम से बनते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा के माध्यम से। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस किस देश ने शुरू किया था? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है इसका गुड़गांव में। क्या बोलोगे? आईएसए का जो हेडक्वार्टर है, आईएसए का जो हेडक्वार्टर है साथी, वो है आपका गुरुग्राम में। क्या बोलोगे? गुरुग्राम में। और भारत इसका अध्यक्ष रह चुका है। ठीक है, क्या बोलोगे? भारत कब से कब तक अध्यक्ष रहा था? भारत रहा था भैया 2024 से 26, यानी कि यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक अध्यक्ष पिछले वर्ष से रहना शुरू हुआ। ठीक है, और याद रख लेना यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी आधारशिला किसने रखी थी? आईएसए की जो आधारशिला रखी थी वो रखी थी आपका मोदी जी ने। क्या बोलोगे? मोदी जी ने रखी थी, मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। तो अंगोला, बोत्सवाना, माली या फिर नाइजीरिया, तो कौन सा देश बना है अभी? अंगोला। अंगोला की राजधानी बता सकते हो? अंग, क्या बोलोगे? लुआंडा। क्या बोलोगे? लुआंडा इसकी कैपिटल है। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट इसकी करेंसी भी है, करेंसी अंगोला की, क्योंकि यहाँ की एक नदी के नाम पर है जिसका नाम है न्यू क्वांजा। क्या? न्यू क्वांजा। यहाँ की एक रिवर है जिसके नाम पर इन्होंने अपनी करेंसी का नाम रख रखा है, न्यू क्वांजा। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, आपको पता होना चाहिए, जो साथी आपका ये वो देश हैं जहाँ पर सूर्य की रोशनी अच्छी तरह से पहुँचती है। यानी कि कर्क और मकर रेखा के मध्य के जो देश है, यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जितनी भी कंट्री हैं वो सब किस में आती हैं? वो आईएसए में आती हैं, आईएसए में आती हैं। आगे आएंगे, बोलो भाई फटाफट से। मई 2025 में किस राज्य ने प्रवासी बच्चों के लिए शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत की? प्रवासी बच्चे जो भी जितने भी माइग्रेंट बच्चे हैं उन सब के लिए केरल में ये योजना शुरू हुई है, केरल में योजना शुरू हुई है। केरल में बहुत सारी योजनाएं अभी चली हैं, याद रख लेना। क्या बोलोगे? जो पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग शुरू हुआ है वो भी कहाँ पर शुरू हुआ है? पहला वरिष्ठ वरिष्ठ नागरिक, फर्स्ट सीनियर सीनियर सिटीजन कमीशन। क्या बोलोगे? पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग कहाँ पर बना है? फर्स्ट सीनियर सिटीजन कमीशन कहाँ पर बना है? वो केरला में बना है। पहला सुपर कैपेसिटर प्लांट कहाँ पर बना है? पहला सुपर कैपेसिटर प्लांट कहाँ पर बना है? कैपेसिटर, कैपेसिटर जो प्लांट है उसका उद्घाटन भी कहाँ पर हुआ है? वो भी केरला में हुआ है। अगर आपसे पूछे जो साथी संपूर्ण मवेशी जितने भी हैं, जो आपका कैटल्स है, कैटल्स आपका यानी जानवर, इनके लिए संपूर्ण मवेशी बीमा योजना कहाँ पर शुरू हुई है? तो पशुओं के लिए भी ये शुरू हुई है आपका केरला में। केरला आपको पता होना चाहिए सबसे साक्षर राज्य है। बताओ कितना प्रतिशत है इसका साक्षरता का? कितना कितना लिटरेट ये है आपका, कितना लिटरेसी है, सबसे साक्षरता दर? तो क्या बोलोगे? लगभग 94.04%, यानी कि आपका 94% है, 94% है।
ठीक है। अभी यहाँ पर एक योजना शुरू हुई थी आपका हिमाचल प्रदेश में, उसको बोलेंगे सीएम सुख शिक्षा योजना। कहाँ पर शुरू हुई है? सीएम सुख शिक्षा योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो सीएम सुख शिक्षा योजना ये आपका हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अभय हस्तम योजना कहाँ पर शुरू हुई है? अभय हस्तम योजना, अभय हस्तम योजना ये भारत के किस राज्य से संबंध रखती है? तो अभय हस्तम योजना आपका तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, सॉरी तेलंगाना होगा, तेलंगाना। एक साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, माई स्कूल माई प्राइड अभियान कहाँ पर चला है? माई स्कूल माई प्राइड अभियान ये कहाँ पर चला है? माई प्राइड ये चला है आपका हिमाचल प्रदेश में। अपना विद्यालय कार्यक्रम कहाँ पर चला है? अपना विद्यालय, विद्यालय कार्यक्रम ये कहाँ पर चला है? तो अपना विद्यालय कार्यक्रम चला है आपका कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। हाँ, राजस्थान में पेड़ों को कटने से रोकने के लिए क्या चली है? कुल्हाड़ी बंद योजना चली है, कुल्हाड़ी बंद पंचायत योजना। कुल्हाड़ी बंद, कुल्हाड़ी बंद पंचायत योजना कहाँ पर चली है? कुल्हाड़ी बंद पंचायत, पंचायत योजना ये कहाँ पर चली है? याद रख लेना, या कहाँ पर चली है, ठीक है, कहाँ पर चली है, ओके, ये भी याद रखेंगे। हाँ, केरला से एक और याद आता है, केरला से एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर एक 2500 रुपये इनाम की योजना चली है। 2500 रुपये इनाम क्या बोलेंगे? तो सभी सरकारों को चलानी चाहिए, उसको बोला जाएगा आपका पोन वक्कू योजना। कौन सी? पोन वक्कू, किसी आपका पोन वक्कू योजना। क्या बोलोगे? क्या होगा? किस चीज़ को रोकने के लिए? बाल विवाह को रोकने के लिए। बाल विवाह को, भाई किसी बच्ची की शादी हो रही है और उसके बारे में जो खबर देगा उसको 2500 रुपये इनाम मिलेगा, पड़ोस से ही अगर कोई दे दे तो, ठीक है। पौन वक्कू योजना होगी आपका, पौन वक्कू योजना। भैया 23 का आंसर नहीं हुआ है। 23 कौन सा क्वेश्चन है? क्या आंसर नहीं हुआ 23 का? बताओ 23 का आंसर बताओ। अरे यार बता तो दिया मैंने तुमको, ये बताओ। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई जो है, जीआई की सदियों से जीआई की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो जीआई टैग है वो स्पेसिफिक मतलब किस क्षेत्र से उसका संबंध होगा, किस क्षेत्र से, तो किस क्षेत्र से होगा? यानी कि कहाँ पर आपका पहाड़ियों, पहाड़ियों से उसका संबंध होगा। ऐसा जरूरी थोड़ी जीआई टैग पहाड़ियों से होगा, क्या माउंटेन रेंज से? नहीं, वहां पर जो चीज उपज यानी कि जो चीज पैदा हो रही है, पैदा, इसको हम लिख सकते हैं, आसान सा विकल्प होता है इसका, जो चीज वहां पर पैदा होती हो उसके लिए है बच्चों, जो वहां पर पैदा होती हो, ओके, पैदा होती हो। नेक्स्ट, भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भूभारती पोर्टल कहाँ पर लॉन्च हुआ है? ये आपका होमवर्क है, आंसर देना ना भूले, मेहनत करते रहें, समय को बचाते रहें और आगे बढ़ते रहें। ख्याल रखिए, ख्याल रखिए। ऊपर दिखाएं क्या लिखा है बच्चे ने, बोलेंगे भैया एक बार अस्थायी कठोरता को देख लीजिए ध्यान से, अस्थायी कठोरता को ध्यान से देख लीजिए। उल्टा लिख गया है, देख लेते हैं दोस्त एक बार, क्या हमने कुछ उल्टा लिख दिया वहां पर? हो जाता है, हो सकता है कंफ्यूजन की वजह से हमने लिखा हो। किस नंबर क्वेश्चन पे था? किस नंबर क्वेश्चन पर था आपका? यहाँ पर था आपका। जल की कठोरता का उपयोग करके दूर किया जाता है। जल की कठोरता हमने लिखा अस्थायी कठोरता होती है, जो कि साथ ही आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की वजह से होगी। किसकी वजह से? कैल्शियम और मैग्नेट के। क्या बोलेंगे भैया हमने यहाँ पर उल्टा लिखा है और सही मायने में उल्टा लिखा है। तो अस्थायी जो कठोरता होती है, देखो इसको करेक्ट करेंगे और भाई के लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट जो होते हैं ना वो अस्थायी करते हैं, बाई कार्बोनेट आसानी से हट सकते हैं। बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट ये याद रखना, बाई कार्बोनेट। रियली सॉरी, हमने इसको उल्टा लिख दिया एकदम से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, नमस्ते, मिलते हैं कल। और ऐसे बता दिया करो, ऐसी कोई चीज़ें हों तो हम उसको फिर क्रॉस आउट नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।